अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आईकॉम फर्स्ट ईयर। आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 9 है और लेक्चर नंबर 8 है। ये सारा मोनोपोली पे है, यानी कि अजारादारी पर। उर्दू मीडियम वालों के पास भी ये लेक्चर ये 8 है, यानी कि और चैप्टर भी 8 है, जबकि इंग्लिश वालों के पास ये चैप्टर 9 है। ये मोनोपोली में प्राइस डिटर्मिनेशन और आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होती है, ये अब हमने पढ़ना है। आप लोग भी इसको देखें। उर्दू वाले आपका 217 पेज है, यानी 217, और इंग्लिश वालों का है 131। अब इंग्लिश वाले जो हैं वो देखें कि मीनिंग ऑफ प्योर मोनोपोली क्या है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब पहले भी हम इसका थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि एक ही सिंगल फर्म जो है उसके पास प्रोडक्शन का और सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी या सर्विस उसी के पास होता है, और फर्म और इंडस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं होता है। सही बात है, इंडस्ट्री में तो बहुत सारी फर्म्स होती हैं ये, लेकिन ये कोई ऐसी आउटपुट है, ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें इंडस्ट्री में एक ही फर्म है, ठीक है, सिंगल फर्म है। वही प्रोडक्शन दे रही है, सप्लाई दे रही है, वो कोई ऐसी चीज़ बना रही है या ऐसी सर्विस दे रही है जिसमें कि और उसके कंपटीशन में कोई नहीं। फिर दूसरी इसकी बड़ी बात है कि देयर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट इन द होल मार्केट। कोई नेमुल बदल नहीं है, इस ऐसी प्रोडक्ट है या सर्विस है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। क्रॉस इलास्टिसिटी आप पढ़ के आए हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी उस वक्त होती है जबकि किसी भी चीज़ या सर्विस की जो सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट है उसकी प्राइसेस में चेंजेस होती हैं, तो उनकी डिमांड में चेंजेस होती हैं। लेकिन इसकी कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, इसका कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं है, तो इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? ज़ीरो। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं। फिर मोनोपोलिस्ट फर्म हैज़ नो कॉम्पिटिशन विद एनी अदर फर्म, मोरओवर न्यू एंट्री इन द बिजनेस इज़ नॉट पॉसिबल। नंबर एक तो ये कि वो है ही मोनोपोली पोजीशन में, अजारादारी है उसकी। दूसरा, उस मार्केट में कोई और फर्म आ भी नहीं सकती। फिर because the total quantity of commodity depends upon the production of one firm only, thus the monopolist can affect the price by his own policy while increasing or decreasing the output and market supply. अब उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो प्राइस मेकर बन जाता है। वो मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस होती हैं, जो आप पहले पढ़ के आए हैं परफेक्ट कंपटीशन में, उसकी वजह से प्राइस मुतय्यन होती है या डिटरमिन होती है। ये अपनी प्राइस खुद तय करता है और अपनी आउटपुट खुद तय करता है, क्योंकि ये जो चीज़ बेच रहा है वो खुद ही ये इंडस्ट्री है, खुद ही ये फर्म है, ये सब कुछ खुद ही डिसाइड करेगा। ही इज़ अ प्राइस मेकर। जबकि परफेक्ट कंपटीशन जो आप पीछे पढ़ के आए हैं उसमें वो प्राइस टेकर होते हैं, जो प्राइस बाज़ार में डिटरमिन हो जाती है। सारी फर्में इंडस्ट्री की उस पर काम करना शुरू। इसमें इंडस्ट्री में फर्म ही एक है, वो ही सब कुछ कर रही है। व्हेन द प्राइस इज़ लोअर डाउन ईदर ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन और बाय द पर्पज ऑफ enlarging sales, AR and MR curves starts falling, thus these curves are negatively sloped। जब भी वो इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन की तरह। परफेक्ट कंपटीशन में एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है ना AR और MR की, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फॉलिंग होते हैं। ये कर्व्स जो होते हैं नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं, और ये याद रखना चाहिए कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमेशा एवरेज रेवेन्यू के नीचे रहेगा एट ऑल आउटपुट लेवल्स। अगर आप
Q1 पे प्रोडक्शन दे रहे हैं तो MR नीचे होगा और AR ऊपर होगा। फिर प्योर मोनोपोली कह सकते हैं हम उस वक्त एग्जिस्ट करती है देयर इज़ ओनली वन सेलर इन अ वेल डिफाइंड मार्केट। फिर मुख्तलिफ जो इकोनॉमिस्ट हैं जैसे प्रोफेसर ट्रेफिन है, उन्होंने कहा है प्योर मोनोपोली इज़ दैट वेयर द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मोनोपोली प्रोडक्ट इज़ जीरो, जो हम ऊपर इसकी एक खूबी पढ़ के आए हैं। फिर प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी सख्त मोनोपोली होना तकरीबन नामुमकिन होता है, लेकिन द स्टेट खुद किसी ऑर्डिनेंस या कानून के तहत अथॉरिटी दे देती है किसी इंस्टीट्यूशन को या डिपार्टमेंट को। जैसे पाकिस्तान में मैंने आपको बताया हुआ वापडा को अथॉरिटी है, वही सप्लाई देते हैं। पाकिस्तान रेलवे के पास रेलवे सर्विसेज की अथॉरिटी है, PTCL के पास फ़ोन्स की अथॉरिटी है। ये हुकूमत ने लेजिस्लेशन या कानून साजी करके इनको ये अथॉरिटीज़ दी हुई हैं, ये मोनोपोली क्रिएट की गई। अब आप इसी को, ये उर्दू वालों की भी बिल्कुल हूबहू यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं उर्दू में ट्रांसलेट करके। इसका फिर पेज नंबर 133 है, 132 है, ठीक है। काजेज़ ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली बनती क्यों है, आखिर क्या वजह है कि मोनोपोली वजूद में आती है, मोनोपोली किस वजह से वजूद में आती है। नेचुरल रिसोर्स, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बहुत सी इलाके ऐसे होते हैं कि वहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से इलाकों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से नवाजा गया, मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज से, ठीक है। अब जैसे कि जब हमारे साथ बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था तो बांग्लादेश का इलाका बहुत ही सूटेबल है कि वहाँ पर जूट यानी पटसन उगाई जाती है। और ब्राज़ील की कॉफ़ी आपको पता है उसकी ज़मीन ही ऐसी है कि वो कॉफ़ी बहुत अच्छी उगती है, वहाँ पे कॉफ़ी के बीन्स बनाए होते हैं। फिर आप चाय के बागात, चाय की पत्ती जो है वो कीनिया की मशहूर है और उधर से ही मुख्तलिफ ब्रांड्स आ रहे होते हैं, वो सबसे उनकी ज़्यादा हाई प्राइस। इसी तरह तांबे सोने, जैसे साउथ अफ्रीका है वो डायमंड्स और गोल्ड के लिए मशहूर है। तो बाज़ इलाके जो, तो वहाँ पर फिर क्या होगा कि वो मोनोपोली बना सकते हैं ना, किसी और जगह पे नहीं है वो चीज़ तो मोनोपोली बना लेंगे। मिनरल रिसोर्सेज होते हैं बाज़ जगहों पर, ठीक है, जैसे कि मादनियात जिन्हें हम कहते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं। फिर मोनोपोली बाज़ औक़ात से नेचुरली यानी कुदरती तौर पर तो एग्जिस्ट कर ही जाती है, सोशल वेलफेयर के लिए भी आप करते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि हुकूमत चाह रही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट मिले, और जो ये जो बेजा इश्तिहारबाजी की जाती है, बहुत सारी फर्में अपनी अपनी प्रोडक्ट की और कंपटीशन में लगी रहती हैं और चीज़ें महंगी करती रहती हैं, उससे बेहतर है कि मोनोपोली क्रिएट कर दी जाए ताकि लोगों को बेहतर सर्विसेज मुहैया हों। जैसे पाकिस्तान में वापडा और रेलवे को ये सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया है कि ताकि जो प्राइवेट सेक्टर में कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन या इस्तेहसाल होता है वो ना हो सके। फिर पेटेंट एंड कॉपीराइट, ये भी एक तरीका होता है कि जैसे कि किसी ने कोई दवाई ईजाद की है या कोई मेथड ईजाद किया है, कोई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ईजाद की है, तो वो अपने नाम से उसे पेटेंट करा ले, यानी अपने नाम उसको रख ले और उसके कॉपीराइट्स ले ले। यानी कॉपीराइट्स का मतलब होता है कि और कोई उसको ले तो उसी की इजाज़त से ले, ठीक है। इसमें लीगल अथॉरिटी यानी कि कानूनी तौर पर उसको ये पेटेंट हो जाती हैं उन चीज़ें, तो और कोई फर्म या पर्सन उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकता उस फार्मूले को, उस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है, तो क्योंकि उसने अपने नाम से पेटेंट करा ली। फिर टेक्निकल नो हाउ है, बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि एक्सक्लूसिव नॉलेज होती है, वो हर एक के पास नहीं आती। ये आमतौर पे किस में होती है, डिफेंस में, ठीक है। वैसे तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी वो आपको सुपर कंप्यूटर और जो उन्होंने बेशुमार मेगा और किस किस्म के बनाए हुए हैं आपके पास, हमारे पाकिस्तान में जो आते हैं वो उनके वो वाले आते हैं जो कि वो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हम
लेकिन उनके अपने पास उनकी नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन होती हैं, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड जनरेशन्स आती हैं, तो वो टेक्निकल नो हाउ जो होती है ना वो नहीं देते। डिफेंस में जैसे F-16 है USA का, ठीक है, वो फर्म जो है वो कमांड करती है कि उसी के पास उसकी सारी टेक्नोलॉजी है, उसके कोई स्पेयर पार्ट्स चाहिए हो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। जब वो आए थे तो उन्हीं के पायलट्स ने आके उन्हें उड़ाना सिखाया था, हमारे पायलट्स को। तो जो टेक्निकल नो हाउ है ना, उस पर भी एक बहुत बड़ी मोनोपोली होती है। जिसने उस टेक्निकल नो हाउ को बनाया है वो अपनी उसके ऊपर अपर हैंड रखता है, उस पर कमांड रखता है, उसकी मोनोपोली रखता है, और किसी को वो देता नहीं है, ना फार्मूलाज ना चीज़ें। यूनिटी और उस वक्त तक नहीं देता जब तक कि वो समझे, जब तक कि उसे कोई बहुत अच्छी कीमत ना मिल जाए। जैसे राफेल लिए इंडिया ने, उसके बारे में कहा जाता है कि ये जहाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फाइटर जहाज़ों में सबसे अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक उनके पायलट्स को उन्हें उड़ाना सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, फिर यूनिटी अमंग एंटरप्रेन्योर्स, फिर मोनोपोली उस वक्त बेटे, मैंने आपसे ये पहले भी बात की थी, क्लास में कई दफ़ा डिस्कशन हुआ है कि जैसे कि बैनुल-अक़वामी, जैसे कि पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे कार्टेल बने हुए हैं, सीमेंट का कार्टेल है, वो जो सीमेंट की जितने लकी सीमेंट हो गया, बेस्ट वे हो गया, जितने बड़े बड़े अलीजेब हो गए, ये सारे जितने बड़े बड़े फर्म्स हैं, ये इंडस्ट्री में क्या करते हैं, ये अपने आप को एक एज वन बिहेव करते हैं और प्रोडक्शन या आउटपुट को कंट्रोल करके प्राइस अपनी मर्ज़ी की लगाते रहते हैं। जैसे शुगर वाले जब दिल चाहता है सप्लाई रोक कर और प्राइस बढ़ा लेते हैं। तो वो होती वो काफ़ी ज़्यादा फर्म्स हैं, लेकिन वो बिहेव ऐसे करती हैं जैसे वो मोनोपोली हैं। तो ये कार्टल्स होते हैं, इन्हें कार्टल्स कहा जाता है, पूल भी कहा जाता है इन्हें, ट्रस्ट भी होते हैं ये। लेकिन ये बैनुल-अक़वामी सतह पे जो है वो बहुत बड़ा कार्टेल है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का। उनका जब दिल चाहता है ऑयल की सप्लाई घटा के कीमत बढ़ा देते हैं, जब दिल चाहता है बढ़ा कर सप्लाई और कीमत गिरा लेते हैं। फिर है जी हैवी एंड कॉस्ट प्रोजेक्ट्स। बाज़ ऐसे प्रोडक्शन फील्ड्स होते हैं कि वहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर जो है उसके पास इतना पैसा ही नहीं होता। अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिल के भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहें तो उनके पास इतना पैसा नहीं हो सकता। हुकूमतों के पास बहुत पैसा होता है। तो जो अगर फ़र्ज़ करें कुछ फर्म्स मिलकर या एक बड़ी फर्म, जैसे अभी सियालकोट में हुआ है ना, सियाल एयरवेज़ यानी कि एक एयरलाइन खड़ी की गई है, ठीक है। पहले उन्होंने खुद ही उधर के इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर तो एयरपोर्ट वहाँ पर बनवाया, फिर अब वहाँ पर उन्होंने सियाल एयरवेज़ के नाम से, जिसको कि वज़ीर आज़म ने जाके इफ्तिताह किया और इस चीज़ का बहुत रिगार्ड किया कि आप लोगों ने अपनी पर्सनल एफर्ट किए। तो अब सियाल एयरवेज़ जो है वो इतनी हैवी और कॉस्टली प्रोजेक्ट, आप खुद सोच सकते हैं कि जहाज़ों का एक बेड़ा आपने अपने पास रखना है और उन्होंने मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशन या मंजिल मकसूद तक उड़ना है, आपने मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स पे आपके जहाज़ों ने जाना है, तो वो फिर मोनोपोली एंजॉय करेंगे ना उसमें। लेकिन वो पूरी प्योर मोनोपोली नहीं है, क्योंकि सामने उसके PIA भी है, शाहीन एयरवेज़ भी हैं और एयर ब्लू भी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि उधर की गई है। और बाज़ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर नहीं आ रहा होता, तो अगर उसमें आ जाए तो फिर उसको मोनोपोली पोजीशन वो एंजॉय करता है। फिर बायलैटरल मोनोपोली क्या चीज़ होती है? बायलैटरल मोनोपोली बेटे होती है इसके साथ सिंगल सेलर होता है और सिंगल ही बायर होता है, ठीक है। बायर भी सिंगल है, ख़रीदार भी इसमें एक ही है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बायर भी सिंगल है। बायलैटरल मोनोपोली का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़, कि आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ आती है
जो कि जो बनाता भी एक ही हो और उसको इस्तेमाल भी एक ही बायर कर रहा है, उसको हम मोनोप्सोनिस्ट कहेंगे। बायर को हम क्या कहेंगे? मोनोप्सोनिस्ट। सिंगल बायर को मोनोप्सोनिस्ट कहेंगे और सिंगल सेलर को हम मोनोपोलिस्ट कहेंगे। मोनोप्सोनिस्ट बायर है मोनोपोलिस्ट का। अब ऐसी कौन सी कमोडिटी हो सकती है, जैसे कि एक देखें कोई ऐसी सर्विस या कमोडिटी जो कि कोई और नहीं कर रहा। अब देखिए एक प्रोड्यूसर जो है वो कॉपर सप्लाई कर रहा है और दूसरी तरफ कॉपर जो इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है वो भी एक ही है, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। वो जो सप्लाई कर रहा है कॉपर मोनोपोलिस्ट, वो बेच ही उसको सकता है, ख़रीदार ही सिर्फ मार्केट में उसके, तो वो फिर दोनों मिलकर आपस में कीमत डिसाइड करते हैं अपने अपने हिसाब से। अब इसमें बायलैटरल मोनोपोली में एक और भी आता है, वो भी हमारा डिफेंस रिलेटेड होता है, जैसे कि एटम बम या एटॉमिक एनर्जी पैदा करने के लिए, एटमी तवानाई पैदा करने के लिए जो यूरेनियम होता है वो पब्लिक तो नहीं ना ख़रीदती, ना ही कोई फर्म ख़रीदती है, वो हुकूमत ख़रीदती है और उससे एटमी तवानाई बनाती है, एटॉमिक एनर्जी बनाती है। जो कोहूटा में एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो सिंगल बायर है और जो मोनोपोलिस्ट हैं जो यूरेनियम बेचता है उससे वो सिंगल बायर है, और तो पब्लिक तो उसे ख़रीदेगी नहीं, उन्होंने यूरेनियम का क्या करना है। ठीक है।